हेलो दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आप लोगों को उस किताब के बारे में बताने वाला हूं जिसे मैंने करीब 30 साल पहले पढ़ा था और इस किताब ने मेरे भविष्य को संवारने में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। एक ऐसी उम्र में जबकि हमारे सामने भविष्य का एक अनंत विस्तार फैला हुआ होता है और हमें सूझ नहीं रहा होता दोस्तों कि कैसे हम अपने जीवन को संवारें, कैसे हम हर कदम पर सिर उठाती चुनौतियों का सामना करें। उस वक्त इस किताब ने मेरा हाथ थामा। इसमें स्टीफन कोवी ने जिन 7 आदतों की बात की है उन सभी को मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और अनुमान और उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता पाई। इनमें से कुछ आदतों को चाहकर भी जीवन में नहीं उतार सका था क्योंकि उनके महत्व को मैंने बाद में समझा, पर मैं नहीं चाहता कि आपको भी यह नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए आज मैं उन 7 आदतों को यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन 7 आदतों की तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप पर्सनल ग्रोथ को लेकर वाकई सीरियस है तो कृपया किताबें पढ़ने की आदत डाल लें। एक व्यक्ति जीवन में कई साल लगाकर जो भी सीखता और जानता है उस सब का निचोड़ वह अपनी किताबों में लिख कर जाता है। सोचिए उसके जीवन के कितने गहरे अनुभवों को आप कुछ ही घंटे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। यह जानने की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, किसी आइडिया को स्थापित करने के लिए, कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ते हुए दूसरे जीनियस लोगों को भी पढ़ना होगा, उनके विचारों को जानना होगा। अमेज़न के विजनरी फाउंडर जेफ बेजोस हमारे समय के एक बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व हैं जिन्हें उनके रिलेंटलेस ड्राइव और इनोवेटिव स्पिरिट के लिए पूरी दुनिया जानती है, लोहा मानती है। उन्हें किताबी कीड़े के रूप में नहीं जाना जाता, पर वे भी किताब पढ़ने को ज़रूरी मानते हैं और इसलिए वह खुद भी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ी हुई किताबों में से एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और उन तमाम लोगों के लिए जो किताबों से प्रेरणा लेना चाहते हैं दर्जनों किताबें रिकमेंड भी की हुई हैं। स्टीफन कोवी की दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर प्रभाव डाला है और उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में एक खास भूमिका निभाई है। तो चलिए हम भी इन 7 आदतों को जानकर और अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों किताबों पर एक शेर हो जाए, राइट? किधर से बर्क चमकती है देखें वाइज, किधर से बर्क चमकती है देखें वाइज, मैं अपना जाम उठाता हूँ तू किताब उठा। वाह क्या बात है। बर्क कहते हैं बिजली को और वाइज कहते हैं धार्मिक उपदेशक को जो धर्म को लेकर प्रवचन देता है। जिगर मुरादाबादी का ये शेर है दोस्तों। कोई शक नहीं कि यहाँ वह जाम को किताब के ऊपर रख रहे हैं। एक तरह से वे जिंदगी के अनुभवों को सैद्धांतिक ज्ञान के ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस शेर से आपको यही समझना है कि जिगर मुरादाबादी को भी लगा कि उनकी सबसे प्रिय चीज के खिलाफ अगर कोई चीज खड़ी हो सकती है तो वह किताब ही है। चलिए अब एक एक कर हम स्टीफन कोवी के 7 हैबिट्स को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और समझ कर जीवन में अपनाते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव यानी अपनी ओर से पहल करो, इनिशिएटिव लो। इससे पहले कि जीवन में कोई स्थिति बिगड़े, खुद आगे बढ़कर एक्शन लेकर चीज़ों को दुरुस्त करो। बी प्रोएक्टिव इज ऑल अबाउट taking responsibility for our actions and choices. It's about recognizing that we have the power to control our responses to any situation, no matter the circumstances we are facing. आप बस यह समझ लो दोस्तों कि बी प्रोएक्टिव का मतलब है अपनी जिंदगी में हम क्या काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ लेना। प्रोएक्टिव व्यक्ति भारी परिस्थितियों पर रिएक्ट करने की बजाय अपने मूल्यों, सिद्धांतों और लक्ष्यों, गोल्स के मुताबिक अपने जवाब तय करते हैं। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं और अपने कामों की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं कि कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में। अपने काम को कल पर टालने की बजाय प्रोएक्टिव लोग अपने
टाइम का शेड्यूल तय करते हैं, अपने रिसोर्सेस को बुद्धिमानी से बांटते हैं और हाई प्रायोरिटी वाले कामों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे एक प्रोएक्टिव स्टूडेंट एग्जाम से पहले अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाता है ताकि वह सभी विषयों, सभी सब्जेक्ट्स को और खासकर जो उसे कठिन लगते हैं उन्हें ठीक से कवर कर ले। एक विषय को रटने में सारा समय न बर्बाद करें। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप प्रॉब्लम्स के बढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि प्रॉब्लम्स के सिर उठाने से पहले ही उसे खत्म करने की दिशा में कदम उठा लेंगे। प्रोएक्टिव होने का यह भी मतलब है कि आप अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। प्रोएक्टिव लोग कई नई स्किल सीखने के लिए, अपनी हॉबीज को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड करने के लिए मौके तलाशते रहते हैं। वे अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज को ओपनली और एसर्टिवली एक्सप्रेस करते हैं। वे पैसिवली दूसरों का इंतजार नहीं करते कि वे कुछ बोलेंगे तो ही वे बात करेंगे। प्रोएक्टिव होने का यह भी मतलब है दोस्तों कि आप अनसर्टेनिटीज का सामना करने के लिए एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बनो। रादर देन रेजिस्टिंग चेंज, प्रोएक्टिव इंडिविजुअल्स embrace it as an opportunity for growth and innovation, right? Habit number 2, begin with the end in mind। दोस्तों, यह जो दूसरी हैबिट बताई है स्टीफन कोवी ने, मैंने पिछले कुछ सालों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया है और अगर मैं अपने कुछ गोल्स अचीव कर पाया हूँ तो उसकी एक बड़ी वजह यही हैबिट है। मैं इसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के रूप में ज़्यादा जानता हूँ, हालांकि काम उससे भी यही होता है। बिगिन विद द एंड इन माइंड। Habit urges us to envision our goals and desired outcomes before we even begin a task. By clarifying our objectives and aligning our actions with our values, we set ourselves up for success, right? इस हैबिट के जरिए आप अपने हर ज़रूरी काम की गहरी समझ पैदा करते हो कि आपको उस काम को ठीक ठीक कैसे करने की ज़रूरत है ताकि आपको एकदम ठीक वैसा ही रिजल्ट मिले जैसे आप चाहते हो। पिछले साल मैंने इस हैबिट की मदद से हैमस्ट्रिंग टेयर की चोट के बावजूद सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मुंबई की फुल मैराथन 5 घंटे में पूरी की थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद को मैराथन फिनिश करते हुए विजुअलाइज किया कि किस तरह आखिरी के 15-20 मीटर में बिछे रेड कारपेट में दौड़ रहा हूँ। दोनों ओर खड़े दर्शक हाथ हिला रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं और सामने स्क्रीन पर 10 बजे का टाइम देख रहा हूँ क्योंकि मैराथन 5 बजे शुरू हुई थी। मैं मुस्कुराते हुए फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा हूँ और मेरे शरीर में कहीं कोई चोट नहीं। इस तरह अंत को विजुअलाइज करके हम उसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देते हैं और अवचेतन मन जो कि ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ रहता है वह सुनिश्चित करता है कि ऐसा रिजल्ट पाने के लिए हमें जो जो करना है हम उसे करना कैसे सुनिश्चित करें, राइट? यानी यह हैबिट किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपने अल्टीमेट गोल्स की और अपने डिजायर्ड आउटकम्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखने पर जोर देती है। इस हैबिट का उपयोग आप अपने करियर को प्लान करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर might set a goal to become a senior developer within 5 years and then a project manager within 10 years। पर्सनली मुझे लगता है कि इस हैबिट का सबसे अहम उपयोग हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आज के समय में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है। जो लोग अंत को अपने दिमाग में विजुअलाइज करके चलते हैं, अपने लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स तैयार करते हैं ताकि वे अपनी कल्पना में देखी गई लाइफस्टाइल वाला जीवन जी सकें। जैसे कोई 60 साल की उम्र में रिटायर होकर घूमने फिरने और अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए पर्याप्त सेविंग्स जमा करने का लक्ष्य गोल सेट कर सकता है। ऐसा करने पर वह इस एंड गोल को दिमाग में रखकर ही अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्लान तय करेगा, इजंट इट? जब भी आप अंत को विजुअलाइज करते हो दोस्तों, तो ऐसा करते ही वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वह पूरी प्रोसेस आपके माइंड में साफ कर देता है, जिसके जरिए आप उस एंड गोल को अचीव कर सकते हो। यानी उसके बाद सारी ज़रूरी प्रोसेसेस
और स्ट्रेटेजीज के लिए आपका अवचेतन मन ही आपको गाइड करने लगता है। ओके, आपको उसकी कोई अलग से चिंता नहीं करनी पड़ती, ना प्लानिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, इस हैबिट को हर हाल में अपनाएं क्योंकि यह आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगी। राइट। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्टीफन कोवी की यह तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रोएक्टिविटी और गोल सेटिंग की पहली 2 हैबिट्स के बनाए आधार को और मजबूत करती है और हमसे अपने काम को प्रभावी तरीके से प्रायोरिटाइज करवाती है। राइट। कोवी इंट्रोड्यूसेस द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, अ टूल दैट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट्स अर्जेंट एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट, इनेबलिंग अस टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। तो जरा इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को हम भी समझ लेते हैं दोस्तों। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि आज की फास्ट मूविंग दुनिया में टाइम बहुत ही मूल्यवान हो गया है। टाइम को मैं अक्सर गोल्ड नहीं कहता, टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, लाइफ बोलता हूँ। लाइफ, टाइम इज लाइफ। आप जैसे लक्ष्य के पीछे जा रहे होते हैं उसी हिसाब से अपने टाइम को खर्च करते हैं। जैसे अगर मैं जनवरी के महीने में मुंबई की फुल मैराथन दौड़ता हूँ तो सितंबर के बाद हर संडे आप मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते देख सकते हैं। वह मेरे लिए सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं संडे को किसी दूसरे काम के लिए कमिट नहीं करता, लेकिन जनवरी के बाद मैं कई बार संडे को सुबह देर तक भी काम करता रहता हूँ। रनिंग अगर करता भी हूँ तो सिर्फ 10 या 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। आपके लिए क्या काम ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है और कब क्या ज़रूरी है, उसी हिसाब से आपको अपना समय किसी खास काम को देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में इसी बात को ठीक से समझाया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर यह एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है। इसमें ऊपर इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट नाम से 2 कॉलम्स हैं और नीचे अर्जेंट और नॉट अर्जेंट नाम से 2 रोज हैं। इस तरह मैट्रिक्स में 4 खाने हो गए दोस्तों। तो आपके लिए कौन सा काम कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना अर्जेंट, उसके हिसाब से उसकी जगह तय होगी। सबसे पहला खाना है डू फर्स्ट का, यानी जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है और उतने ही अर्जेंट है वे पहले खाने में आएंगे। दूसरा खाना है शेड्यूल का, यानी जो काम जरूरी है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है वे दूसरे खाने में आएंगे। तीसरा खाना है डेलीगेट और एलिमिनेट का, यानी जो इंपॉर्टेंट है लेकिन कम अर्जेंट है वे तीसरे खाने में आएंगे। आप इस खाने में आने वाले कामों को दूसरे लोगों से भी करवा सकते हैं, डेलीगेट भी कर सकते हैं। चौथा खाना है डोंट डू और डिले का, यानी कि जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है वे चौथे खाने में आएंगे। इन्हें आप नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे जो काम होंगे उन्हें आप नहीं भी कर सकते हैं या जब फुर्सत मिले तब आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड लेने का नहीं। ठीक है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। थिंक विन विन इज अ माइंडसेट दैट emphasizes collaboration and mutual benefit in all our interactions. By seeking solutions that satisfy the needs of all parties involved, we foster trust, respect and long-term relationships. यानी think win-win का मतलब है तेरा भी भला मेरा भी भला, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। यह जो हैबिट है म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बनाने की बात करती है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोलैबोरेशन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसे जरा ध्यान से समझ ले दोस्तों, क्योंकि सुपर सक्सेसफुल और सक्सेसफुल में सिर्फ इसी बात का अंतर रहता है। विन विन सोचने का मतलब है कि हम दूसरे से सभी इंटरेक्शंस कोऑपरेशन की स्पिरिट के साथ करते हैं, न कि कंपटीशन की भावना के साथ। इसमें दोनों का फायदा होता है। जब हम तुम भी जीतो हम भी जीतो की हैबिट के साथ अपने काम करते हैं तो वह चाहे घर में हो या दफ्तर में हो या बाहरी समाज में हो, बाहरी एक्सटर्नल सोसाइटी में हो, हम अपने झगड़ों को बहुत सीमित कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर झगड़े होते ही तब हैं जब हम खुद पूरी रोटी खाना चाहते हैं मक्खन समेत और दूसरे को सिर्फ हवा खाने को कहते हैं। कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आप खुद सोचिए, आप भी बौखलाओगे ना। विन विन हैबिट दूसरों को आपसे नाराज नहीं होने देती। इससे आपकी निगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल भी अच्छी हो जाती है। बिजनेस में अपने क्लाइंट्स, पार्टनर्स और कलीग्स से झगड़े की एक बड़ी वजह यही होती है कि हम
विन विन अप्रोच की जगह आई विन यू लूज को फॉलो करते हैं। आई विन यू लूज, मैं जीता और तुम हारे, अपना फायदा दूसरे का नुकसान। स्टीफन कोवी की यह चौथी आदत आपको तमाम झगड़ों और टकरावों से निजात दिलाती, छुटकारा दिलाती है। इससे आपका टीम वर्क और कोलैबोरेशन भी बेहतर होता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह हैबिट आपकी बहुत मदद करती है और आप परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ प्यार भरा, आनंद भरा पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीते हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसे अगर हिंदी में कहें तो यह होगा, पहले दूसरों की सुनो फिर अपनी कहो। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि वे पहले अपनी कहना चाहते हैं और फिर दूसरों की सुनना चाहते हैं। कुछ लोग तो सुनना चाहते ही नहीं, सिर्फ कहना चाहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि सफलता के ऊंचे पायदानों पर पहुंचे हुए लोग पहले ध्यान से सुनने को बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी गुण मानते हैं सक्सेस के लिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत सहानुभूति के साथ दूसरों को सुनने के महत्व पर जोर देती है, राइट। जब हम अपनी बात को कहने से पहले दूसरों के नज़रिए को समझने की कोशिश के साथ उसे सुनते हैं तो इससे हमारे दूसरों के साथ मजबूत और गहरे संबंध बनते हैं और इससे क्या होता है, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी आसानी से खत्म हो जाते हैं। यह आदत ट्रस्ट और रेपो बढ़ाती है। जब आप इस आदत को अपना लेते हो तो सहज ही आप लीडरशिप की भूमिका में भी आ जाते हो। इसके अलावा अगर आप पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर वाकई सीरियस हो, वाकई गंभीर हो दोस्तों, तो दूसरों को ध्यान से और सहानुभूति, एम्पैथी के साथ सुनने की आदत आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इससे आप दूसरों को तो बेहतर समझते ही हो, खुद को भी बेहतर समझ पाते हो, क्योंकि तब आप दूसरों द्वारा आपके बारे में दिए गए फीडबैक को भी ध्यान से सुनते हो और उनका आपको लेकर क्या नज़रिया है इसे भी जान पाते हो, और न सिर्फ जान पाते हो बल्कि उस पर ध्यान भी देते हो, राइट। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी दूसरों से तालमेल बनाना। यह आदत डाइवर्सिटी यानी विविधता लाती है और दूसरों की ताकत का फायदा उठाती है। दूसरों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काम करने पर, जॉइंटली काम करने पर हम किसी एक व्यक्ति के अकेले काम करने से कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज की दोस्तों कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड दुनिया में कई चुनौतियां ऐसी हैं जिनसे निपटने के लिए हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है। सिनर्जाइजिंग के जरिए हम समस्याओं के क्रिएटिव और प्रभावी समाधान के लिए कई तरह के बैकग्राउंड और अलग अलग स्किल व नज़रिए वाले व्यक्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। प्रोफेशनल सेटिंग्स में सिनर्जाइजिंग टीम वर्क, ट्रस्ट और इनोवेशन के कल्चर को प्रोत्साहित करती है। इसमें हम कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए टीम के सभी सदस्यों की स्ट्रेंथ्स और जो इनका एक्सपर्टाइज होता है उनका हम फायदा उठा पाते हैं, राइट। इनोवेटिव थिंकिंग और निरंतर सुधार के लिए भी सिनर्जाइजिंग बहुत उपयोगी साबित होती है। अब आते हैं हम इस किताब की अंतिम हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। दोस्तों यह स्टीफन कोवी की सुझाई आखिरी आदत है, पर है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, शायद सबसे ज़्यादा प्रभावी यही आदत है। शार्पन द सॉ का मतलब है अपनी आरी को तेज करना। यह एक अंग्रेजी का मेटाफर यानी रूपक है। इसका दोस्तों मतलब यह है कि आप तन, मन और आत्मा तीनों स्तर पर खुद का ख्याल रखो। अच्छा भोजन करना, नियमित एक्सरसाइज करना, योग प्राणायाम करना, नियमित ध्यान मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, नियमित ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का यूज करना, हर तरह से अपना ख्याल रखना। यह आदत हमें खुद को नया बनाते रहने और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की याद दिलाती है। जस्ट एज अ सॉ मस्ट बी रेगुलरली शार्पन टू मेंटेन इट्स इफेक्टिवनेस, वी टू मस्ट इन्वेस्ट इन आवर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड spiritual well-being to sustain our productivity and fulfillment। मैं 7वीं आदत के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा दोस्तों, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ के विभिन्न पहलुओं पर मैं
लगभग हर वीडियो में बात करता ही रहा हूँ। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप जल्दी ही इस किताब को पढ़ डालोगे। ये 7 आदतें आपको जीवन में उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहाँ से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और बहुत मीनिंगफुल दिखती है, और वह अपने को जितना आनंद देती है संसार को भी उतना समृद्ध करती है, उतना ही संसार को रिच बनाती है। इसके साथ ही हम अपने वीडियो के अंत तक आ पहुँचे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को 1 करोड़ 10 मिलियन युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन को पूरा करने में मेरा सहयोग दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों, और उस किताब का रिव्यू करते हुए हम जानेंगे कि पैसा कमाने में पैसे की क्या भूमिका रहती है और आप कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तब तक आप स्टीफन कोवी की 7 आदतों पर चिंतन मनन कीजिए और उन्हें अपने जीवन में लेकर आइए। कभी ना भूलिए कि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान पल से प्रस्फुटित होती है, इसलिए अगर ज़िंदगी को मिस नहीं करना चाहते तो हमेशा इसी पल में, कौन सा पल है ये, वर्तमान पल में बने रहें। जाने से पहले मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। राइट। नमस्कार।